नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं जो है आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी एकदम सरल से सरल भाषा में पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिक के साथ, बेसिक के साथ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं इस वीडियो से। मैं पार्ट वाइज़ जो है पूरे हिंदी को कंप्लीट करूँगा। और जो है एक-एक मेथड के साथ आगे बढ़ूँगा। ट्रिक भी बताऊँगा बीच-बीच में याद करने का तरीका। और इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊँगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाऊँगा और मैं पर डे 1 से 2 वीडियो डालूँगा। आप लोग जो है पर डे मेरे साथ जो है तैयार करते चलिए। 1 महीने में जो है आपका हिंदी इस तरह से तैयार हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाएँगे। एक क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएँगे। हर एक क्वेश्चन सही होगा, हर एक एग्ज़ाम में सही होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं हिंदी वर्णमाला पढ़ाऊँगा। इसके बाद जो चैप्टर वाइज़ क्रम से धीरे-धीरे पढ़ाऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन होते हैं 33। अब एक-एक चीज़ समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ये वर्ण जो है हर एक एग्ज़ाम में हज़ारों बार आज तक पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को निम्नलिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट: उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया। अब इनको 2 भागों में बांट लेते हैं वर्ण को। एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। अब स्वर जो होते हैं 3 भाग होते हैं स्वर के: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसी तरह से व्यंजन के भी 3 पार्ट होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस तरह से जो है स्वर के भी 3 भेद, व्यंजन के भी 3 भेद। अब इनको जो है क्रम से डिटेल से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वर वर्ण: जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में अगर समझें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को ही स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो बोला जाए वही स्वर वर्ण है। जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा में आ की मात्रा है, ई में छोटी की मात्रा है, बड़ी ई में बड़ी की मात्रा। इस तरह से आप लोग मात्रा देख सकते हैं। ये आगे काम आएगा। स्वर के भेद: स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर को डिटेल से जानते हैं। ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: छोटा, छोटी, छोटा और री। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको भी मैं बता देता हूँ यहीं पर। ह्रस्व स्वर को अन्य नामों से जाना जाता है। एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, बीजाक्षर के नाम से भी ह्रस्व स्वर को जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो मैंने बताया नहीं कि इसका एक नाम एक मात्रिक भी, इनमें कहने का मतलब एक मात्रा से भी कम समय लगता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम
मैंने 3 प्रकार से इसको बता दिया, अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है, संधि स्वर के नाम से जाना जाता है दीर्घ स्वर को। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा समझ लेते हैं। दीर्घ स्वर कहते किसे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय जिसमें बोलने में लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते कौन कौन है? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो है दीर्घ स्वर हुए। और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, मैंने अभी बताया कि छोटा, छोटी, छोटाउरी ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर हो गए 7, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब जो है प्लुत स्वर की बात कर लेते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर को भी त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 की तरह जो लिखा जाता है, जिसे ओम जो लिखा जाता है, रोम, भैया आदि। प्लुत स्वर को सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो जैसे किसी के नाम को अगर हम पुकारते हैं, अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है उसका नाम हम लेकर पाते हैं, जैसे राम। राम मान लीजिए हमसे दूर खड़ा है तो उसका नाम लेते हैं कि राम यहाँ आ जाओ, कहते नहीं कि इसी को जो जितना लंबा खींचते हैं हम लोग, इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में, चीखने या चिल्लाने में, भावों को व्यक्त करने में जो है प्लुत स्वर का जो है प्रयोग किया जाता है। इसी को ही प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम आप बोलेंगे तो ना कहेंगे ओम, बहुत टाइम लग रहा है ना, मतलब 2 मात्रा से अधिक का टाइम लग रहा है, लगभग 3 सेकंड का टाइम लग जा रहा है इसमें ओम बोलने में। इसी को ही प्लुत स्वर कहते हैं। अब मैंने जो है स्वर को बता दिया। अब व्यंजन के भेद को समझ लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन क्या होते हैं? 33 होते हैं। स्वर मैंने कितना बताया? अभी 11 बताया। व्यंजन 33 होते हैं। अब व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया था स्वर के 3 भेद, व्यंजन के 3 भेद। इसी को मैं जो है डिटेल से अब जो है बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर के माँ तक। स्पर्श व्यंजन इन्हीं को जैसे का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। कहने का मतलब भी मैं दिखा देता हूँ। आप लोग जो है ये अभी मत देखिएगा प्राण, ये सिर्फ अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। का से लेकर के माँ तक भी मैंने बताया ना, इसी को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। कहने का मतलब हर एक लाइन में जो 5-5 वर्ण हैं देख लीजिए, इसी 25 वर्णों को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन को भी जो है 5 भागों में बांटा जा सकता है। अभी मैं दिखा देता हूँ। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन्हीं 5 वर्गों में बांटा जाता है। अब जैसे का वर्ग के अंतर्गत कितने आते हैं? का, खा, गा, घा, ङा। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, यानी गले से। यहाँ से देख लीजिए, गले से डायरेक्ट नहीं होता। का, खा, अब आप बोल के भी देख सकते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है। का, खा, गा, घा, अंगा, कंठ से आवाज़ आ रही है ना, इसलिए का वर्ग सोचा कहा जाता है। फिर चा वर्ग, ये सीरियल वाइज है, ये आप लोग देख लीजिएगा अभी। का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, ञा, टा, ठा, डा, ड़ा, ता, था, दा, ना। इसी को शुरुआत के वर्ड को ही लेकर के इसको वर्ग बना दिया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग।
इसलिए आपको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इसे बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब चा वर्ग में भी 5 हैं, चा छा जा झा इयाँ, इनका उच्चारण स्थान तालु से है। जैसे बोलिए चा, तालु से निकल रहा है ना, चा छा जा झा इयाँ। इस तरह से भी टा वर्ग है। जैसे टा वर्ग जो है ये मूर्धा से निकल रहा है। जैसे टा ठा डा ढा अड़ा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग, ता था दा धा ना, 5 वर्ग आते हैं इसमें, 5 वर्ण, ता था दा धा ना, इनका उच्चारण स्थान दंत से है, यानी दांत से है। टच कर रहा है ना, जीभ जो है दांत में टच कर रहा है, देखिए ता था दा धा ना, जीभ जो है स्पर्श कर रही दांत को, इसलिए दंत वर्ग, दांत। पा वर्ग, पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ या ओठ से है। दोनों ओठ क्या टच हो रहा है, जैसे पा फा। बोल बोल के आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं इसमें। पा फा बा भा, हर एक वर्ण जो है वो ओठ से टच हो रहा है। अब शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, और इसको कई बार आप लोग वीडियो को जो रिवाइज करके देखेंगे तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जैसे या रा ला वा। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी कोई गिनती ही नहीं कितनी बार आज तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन, इसमें से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, बाकी अदर डाल देंगे, उसमें पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन इसमें बताइए कौन है, तो आप लोगों को उसमें बताना रहता है या रा ला वा, ये 4 हैं। अब ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह से टकरा कर ऊष्म यानी गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं, जैसे बड़ा सा, इतना रगड़ के निकल रहा है, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, रगड़न पैदा कर रहा है ना, जीभ और गले सबके साथ से रगड़न हो रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है, इसमें ऊष्मा निकल रही है। इस तरह से ऊष्म व्यंजन है, 4 हैं। अब आगे बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करे उसे अयोगवाह कहते हैं। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह मतलब इसमें अंक बिंदी बाद से अंगा आहा, ये सब क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह जो है उन वर्णों को कहा जाता है जिनकी गणना जो है स्वर में न की जाए न व्यंजन में की जाए। इनकी जो है गणना कहीं नहीं की जाती, न स्वर में न व्यंजन में। इन्हीं को जो है अयोगवाह कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, अंक और आहा। अब देख लेते हैं अयोगवाह के भेद। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अब अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का चिन्ह जो है बिंदु है, ये बिंदु जैसे हंस ऊपर लगता नहीं अंक में, हंस अंश कंस आदि से ही अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। हंस अंश देखिए ना, नाक से हो रहा है ना, नाक से निकल रहा है इसे बात, हंस अंश कंस, इस तरह से। अब जो है विसर्ग की बात कर लेते हैं। विसर्ग का जो चिन्ह जो है इसे आहा की मात्रा में नहीं लगता है, उसी को विसर्ग कहते हैं। इसे प्रातः नमः अतः अंतःकरण में लगता नहीं। अब तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह जो है चंद्र बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, गाँव, सांप इत्यादि। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे छा किस से मिलकर बना है, का और खट्टी सा से मिलकर छा बना है। त्रा किससे मिलकर बना है, ता में हलंत और रा, त्रा बना है। ज्ञा किससे बना है, जा में हलंत और इया से मिलकर ज्ञा बना है। और स्रा
बड़ा सा में हलंत और रा से मिलकर श्रा बना। ये जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसको बार बार देखिएगा, बार बार जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये तैयार होगा। और इसको खूब अच्छे से देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है। एक एक चीज़ याद होना चाहिए, चारों को चारों याद होना चाहिए। हर एक एग्जाम में पूछता है। जैसे छा किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है, काम में हलंत और खट्टी सा से मिलकर बना हुआ है। और ता में हलंत धन रा से मिलकर बना हुआ है। ज्ञा जा में हलंत और इया से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे आगे जो बात करते हैं अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन के बारे में। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण को इतने सरल भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को अवश्य ही समझ में आने वाला है, ज़रूर समझ में आएगा। और एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। कहने का मतलब वर्णमाला ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्ज़ाम में जो है वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब अल्पप्राण की बात कर लेते हैं। अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? से हर का वर्ग में 5 वर्ण है, का खा गा घा आंगा। अब जैसे अल्पप्राण किसे कहते हैं? जैसे का वर्ग हो गया, का में जो है पहला जो है, इसको मैं दिखा देता हूँ। से ये पहला, ये हो गया पहला हो गया, तीसरा वर्ग हो गया और ये चौथा। यही जो है अल्पप्राण है, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। 1 3 5 135 से लोग याद कर लेते हैं अल्पप्राण। जो ट्रिक है इसकी अल्पप्राण की 135। का जैसे का वर्ग में हो गया, का हो गया, गा हो गया, अंगा हो गया। चा वर्ग में चा हो गया, जा हो गया, इया हो गया। टा वर्ग में हो गया टा और डा और अड़ा हो गया। ता वर्ग में जैसे ता हो गया, दा हो गया और ना हो गया। पा वर्ग में जैसे पा हो गया, बा हो गया और मा हो गया। यही जो है अल्पप्राण होते हैं। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे, ये याद कर लीजिए। अगर कुछ लोग जो है ट्रिक से याद करते हैं तो ट्रिक ये है 135 अल्पप्राण की। और महाप्राण की यहीं पे समझ लेते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? ये जो है ये वाला, इसको हटा के इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। इसे ही महाप्राण कहते हैं। इसे दूसरा वर्ण हो गया और ये चौथा वर्ण जो है, दूसरा और चौथा वर्ग में दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण है। इसे का वर्ग में खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, यानी खा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अभी ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में देखिए भी मैंने बताया नहीं, का हो गया, गा हो गया, औंगा हो गया। महाप्राण में खा और घा। चा बार में से चा हो गया, जा हो गया, इया हो गया। महाप्राण में छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया। और टा वर्ग में टा, डा और डा, और ठा और डा जो है महाप्राण में। ता वर्ग में ता, दा और ना अल्पप्राण, और था और धा जो है महाप्राण। पा बा मा। कहने का मतलब जो मैंने अभी स्पर्श व्यंजन बताया ना 25 में जो है पहला हो गया और ये तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। यानी 135 जो इसकी ट्रिक है वो है अल्पप्राण की, और 24 जो है महाप्राण की ट्रिक है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं इस समय। इसमें जो है एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होते, सीधा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्पप्राण व्यंजन कहते किसे? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय जो है मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है टोटल। इनकी संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम, इनकी संख्या कितनी होती है अल्पप्राणों की? तो 20 होती है। अल्पप्राण की ट्रिक मैंने क्या बताया? 135, 1 3 5। अब इसको अगर एग्जाम में आ गया तो मान लीजिए आप जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिएगा का से लेकर माँ तक। उसके बाद अल्पप्राण महाप्राण निकाल लीजिएगा। इसी संबंधित मैं जो है घोष अघोष भी अभी बताऊंगा कैसे होता है। अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन।
जैसे प्राण, प्राण किसे कहते हैं? हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। नोट, इसी आधार पर कम हवा से उच्चरित ध्वनि जो है अल्पप्राण, इसे का, बहुत कम समय निकल रहा का, और अधिक हवा से उत्पन्न जो ध्वनि है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे खा, बहुत ज़्यादा हवा निकल रही है ना मुंह से, तो महाप्राण। ये आप लोग जो है बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। अल्पप्राण व्यंजन मैंने भी बताया था कि जो है पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। इसको आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अल्पप्राण की संख्या जो है इसमें ये ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है ना, अभी मैंने बताया वायु से निकलती, इन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, मैंने बता ही दिया। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर जितने 11 स्वर हैं ना, सभी स्वर जो हैं इसमें अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पप्राण या महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग आंसर लगाइएगा कि अल्पप्राण के अंतर्गत जो है स्वर आते हैं। का वर्ग में खा, गा, अंगा। चा वर्ग में चा, जा, उइया। टा वर्ग में टा, इसमें एक ज़्यादा हो गया है, इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। ये जो आ गया है इसको मिटा देते हैं, सिर्फ 3 ही रहेगा यहाँ, कहने का मतलब। और अब बात कर लेते हैं पांचवा, ये जो है ता वर्ग, ता, दा और ना। पा वर्ग में पा, बा और मा। इस तरह से आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चारों अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, ये बहुत पूछे जाते हैं। या, रा, ला, वा किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं या, रा, ला, वा। और महाप्राण आप लोग देख लीजिए। महाप्राण मैंने बताया नहीं, दूसरा वर्ग और चौथा, ये दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब महाप्राण के बारे में जो है देख लेते हैं हम लोग। महाप्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक जो है प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है वो टोटल है, कितना है मैं गिन के, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 4 14 है इनकी संख्या टोटल। जैसे का वर्ग में खा हो गया और घा हो गया, बोलते समय कितना बहुत वायु निकल रही है ना मुख से। जैसे खा, घा, बोलते समय बहुत टाइम लग रहा है, बहुत वायु निकल रही है मुख से, जैसे महाप्राण। चा वर्ग में से छा, झा हो गया। टा वर्ग में इसे ठा, ढा हो गया। बोलते वक्त जो है मुख से बहुत ज़्यादा वायु निकल रही है ना, इसलिए महाप्राण जो है व्यंजन। आप लोग मुख से प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद बोल बोल के, ताकि तैयार हो जाए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण मैंने बता ही दिया, दिखा भी दिया मैंने, और समझा भी दिया। और जो पा वर्ग का है, था और धा इसमें आते हैं। और चारों ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, और वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। चारों ऊष्म व्यंजन एक उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। या, रा, ला, वा किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन? ऊष्म व्यंजन, वही मैंने बताया था, 4 ऊष्म व्यंजन है। बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ये भी महाप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। और पा वर्ग के अंतर्गत मैंने बताया फा और भा आते हैं। ता वर्ग के अंदर था और धा, के ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, इसको देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन के बारे में। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। व्यंजनों को 2 पार्ट में किसके आधार पर बांटा गया है? कंपन के आधार पर। का से लेकर के माँ तक जो हैं, इसी को स्पर्श व्यंजन मैंने बार बार बताया कि स्पर्श व्यंजन इसी को कहते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर माँ तक। और अब बात करते हैं अघोष। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? पहला और जो दूसरा ये वर्ण है, पहला का और खा, ये अघोष के अंतर्गत हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा घोष के अंतर्गत आते हैं।
और चा छा हो गया, टा ठा हो गया, ता था हो गया, पा फा हो गया। और अघोष व्यंजन के अंतर्गत बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा भी आता है अघोष व्यंजन के अंतर्गत। आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा भाई, कन्फ्यूजन किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत करिएगा। इसको बार बार रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बार बार देखिए, खुद ही तैयार हो जाएगा। अल्पप्राण महाप्राण में कन्फ्यूजन मत होइएगा, घोष और अघोष में मत कन्फ्यूजन होइएगा। अल्पप्राण महाप्राण मैंने बताया कि जो है अल्पप्राण 1, 3, 5 135 ट्रिक है, और महाप्राण की 24 है, 2 और 4 दूसरा और चौथा। और घोष क्या है, घोष अघोष क्या है। अघोष पहला देख लेते हैं, अघोष जो पहला दूसरा है 1, 2 है, इसका 12 है। और जो है घोष तीसरा चौथा और पांचवा है। इसलिए जो है आप लोग भटकिएगा मत, इधर उधर कन्फ्यूजन मत रहिएगा। इसके अंतर्गत जो है बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा अघोष के अंतर्गत आते हैं। यार अलावा किसके अंतर्गत आते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो है यार अलावा ये है अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा बहुत बोलने में ज़्यादा टाइम लगा, बहुत घर्षण की तरह से निकल रहा है, ज़्यादा आवाज़ निकल रही है मुख से, इसलिए महाप्राण है। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा। और अघोष व्यंजन के अंतर्गत जैसे बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा अघोष के अंतर्गत भी आते हैं। अब अघोष व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार है। का वर्ग में इसे का खा पहला दूसरा मैंने बताया नहीं, चा वर्ग में भी पहला दूसरा, टा वर्ग में भी पहला दूसरा, ता वर्ग में भी पहला दूसरा, पा वर्ग में भी पहला दूसरा। और अघोष के अंतर बड़ा सा, खट्टा सा, छोटा सा मैंने बताया ही अभी। इस तरह से अघोष के लिए आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। अघोष अब बात करते हैं घोष, दूसरा जो घोष है। तीसरा चौथा और पांचवा घोष के अंतर्गत आते हैं। 3, 4 और 5 घा घा अंगा। और घोष के लिए जो है का, जिसे का छोड़ दीजिएगा, पहला छोड़ दीजिए, मैंने बताया ना, कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसके अंतर्गत पहला और दूसरा छोड़ दीजिए, का खा, ये जो है घोष के अंतर्गत आते हैं। घोष के अंतर्गत जो आते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और घोष के अंतर्गत या, रा, ला, वा और हा घोष के अंतर्गत ही आते हैं। या, रा, ला, वा भी, और मैंने कहाँ बताया था, अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। घोष के अंतर्गत भी या, रा, ला, वा और हा आते हैं। इसके लिए कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए। घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। अघोष की 13, अघोष की 31। सभी जो इनमें सभी स्वर आ से ओ तक ही आते हैं। यानी जो है स्वर जो हैं 11 स्वर इसमें जो आते हैं, और 20 व्यंजन, 20 और 11 कितने हो गए, 31 हो गए। जैसे का वर्ग में गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। जा और झा इया हो गया। टा वर्ग में डा ढा अड़ा हो गया। ता वर्ग में दा धा ना। पा वर्ग में बा भा मा, या रा ला वा और हा घोष के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम में कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन के लिए घोष के स्थान पे जो है सघोष दे देता है, तो आप लोग जो है नहीं जानते तो फिर भटक जाते हैं, कहते रहे ये सघोष क्या है। घोष को ही सघोष कहा जाता है। इसी का एक नाम नाद है, इसी का एक नाम संवार भी है। जो है इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। एक परिभाषा और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में जो है ध्वनि जो है गूंज कर या गर्जन के साथ बाहर निकलती है, तो ऐसे वर्णों को घोष कहते हैं। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। जैसे गा, गा बोल रहे हैं ना, गा जैसे गूंज रहा है, गा गा, घा अंगा गूंज रहा ना, जिसे गूंज कर आवाज़ बाहर निकले, गर्जन के साथ बाहर आवाज़ निकले, तो इसे घोष या सघोष या नाद या समाज इसी को कहते हैं। और अघोष की जो मैंने परिभाषा बताई थी अभी,
सिंपल भाषा में अघोष निकलता है। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि गूंजकर या गर्जन के साथ बाहर नहीं निकलती, ऐसे वर्णों को अघोष कहते हैं, है ना। अघोष को भी दो नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है, स्वार और विवर। श्वास और विवर के नाम से भी अघोष को जाना जाता है। आप लोग जरा सा भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होइएगा। घोष जो है, घोष को ही सघोष कहते हैं, नाद कहते हैं, संवार कहते हैं। घोष जो है जब भी निकलेगा मुख से बाहर तो गर्जन या गुंजन के साथ बाहर निकलेगा, और अघोष जो है सिंपल सा निकलेगा, सीधा एकदम, उसमें गुंजन नहीं रहेगा, मतलब गर्जन नहीं रहेगा आवाज़ में। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब स्वर वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत और आगे। जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो होते हैं स्वर, अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर, 3 होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर भी जो 4 होते हैं, विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध, अर्धविपरीत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब इसको डिटेल से देखते हैं। अग्र स्वर देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ए। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जीभ के अग्र स्वर, छोटी, बड़ी, ऐ अग्र स्वर में आते हैं। 4 अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ और सिर्फ छोटा आ आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 1 है, और सिर्फ छोटा आ मध्य स्वर में। आप लोग भटकिएगा नहीं। बीच में क्या है? मध्य में जिसको कहते हैं छोटा आ है। अग्र में आगे ई बोलते नहीं, ई ए आगे आ रहा है ना बोलने में, इसलिए अग्र स्वर। मध्य स्वर में आ, बाकी जो बचते हैं वो पश्च स्वर में आ जाते हैं। पश्चिम, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी? 5 है। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। मैंने बताया नहीं कि ई ए ये सब अग्र स्वर में, और बीच में मध्य में आ रहा, सिर्फ छोटा आ रहा। बाकी जो बच रहे हैं वो पश्च स्वर में। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर। इनके बारे में जो डिटेल से देखते हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है। विपरीत मतलब वृत्त के आकार का जो मुख बन जाता है। जब कोई वर्ड बोलते हैं आप लोग, वर्ण कोई बोलते हैं जैसे बड़ा आ, तो क्या हो रहा है? वृत्त की तरह मुख बन रहा है ना, बड़ा आ। विपरीत में सिर्फ एक ही आता है, बड़ा आ। अर्ध विपरीत के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विपरीत के तुलना में कम खुलता है अर्ध विपरीत कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। छोटा आ, ऐ, आओ, सॉरी, इनकी संख्या जो है 3 होती है, गलती से 4 हो गया था। ए, छोटा, ऐ और आओ अर्ध विपरीत के अंतर्गत। अर्ध विपरीत देख लिया आप लोग। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। अब समृद्ध देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है समृद्ध स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी? 4 है। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनकी संख्या 4 है। अब आप लोग भटकिएगा नहीं। मैंने अभी विपरीत बताया, बड़ा आ सिर्फ आता है। विपरीत में वृत्त की तरह मुख बन रहा है ना, बड़ा आ। समृद्ध में 4, ई उ 4 हो गए। अर्ध समृद्ध में जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। ए और ओ, अर्ध है मतलब आधा जो खुला रहता है। ए ओ, आधा वृत्त की तरह जो बनता है ना, उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। ए ओ समृद्ध, इसी तरह से ना, देखिए बोलिए ए ओ। इनकी संख्या 2 है। समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, जिसे बहुत कम ही। समृद्ध मतलब बहुत नाम मात्र खुलता है। ई उ बहुत कम खुल रहा है ना, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और अर्ध समृद्ध में जो है मुख द्वार जो है समृद्ध की तुलना में थोड़ा सा अधिक खुलता है। ए ओ, इस तरह से जो है आप लोग देख लिए चारों को। अब जो है अगले चैप्टर में रचना के आधार पर जो है बात करते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में। ये जो है अगले वीडियो में जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग। और
आज वीडियो जो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसी कारण वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को जो है कई बार आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग सच्चाई में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बार-बार देखिएगा। अगर तैयार ना हो जाए तो फिर कमेंट बॉक्स में जो है जो कहना होगा वो कह दीजिएगा, लेकिन पहले आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। अगर दिक्कत आती होगी तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट जो है मैं हिंदी पढ़ा लूँगा, उसके बाद मैं जो है सॉल्व करवाऊँगा एक-एक क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन जो है क्रम वाइज़ जो है चैप्टर वाइज़ सॉल्व करवाऊँगा। 10 से 12 20 वीडियो में जो है सॉल्व कराऊँगा धीरे-धीरे। और जो है अगर आप लोग पढ़ लेंगे बाद में आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलने वाली है। चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।